हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीके एडू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो सभी दोस्त आज के सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेंगे तथा अपने उन सभी दोस्तों तक शेयर करेंगे दोस्तों जिनका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है। दोस्तों, कहते हैं कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके अंदर जुनून, उत्साह और जोश है अपने एसएससी जीडी एग्जाम के लिए तो आज के इस सेशन में आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो सभी दोस्त एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। यहाँ पर दोस्तों पहला प्रश्न क्या है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ऑप्शन ए है सुलोचना, ऑप्शन बी है दोस्तों कानन देवी, ऑप्शन सी है दोस्तों दुर्गा खोटे और ऑप्शन डी है देविका रानी। सही आंसर क्या होगा? एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए एक बार लाइक और शेयर दोस्त जरूर करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या है फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों अगर बात की जाएगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली पहली महिला का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है देविका रानी। दोस्तों देविका रानी एक हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री हैं दोस्तों। इन्हें सबसे पहले दोस्तों या पहली महिला हैं जिन्हें दोस्तों क्या मिला है, या पहली महिला हैं दोस्तों जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ये सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाएगी देविका रानी की दोस्तों, तो देविका रानी को यह सम्मान कब मिला दोस्तों? तो 1969 ईस्वी में मिला दोस्तों। कब मिला? 1969 ईस्वी में मिला। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और देविका रानी को दोस्तों साथ ही साथ में दोस्तों पद्मश्री अवार्ड से भी दोस्तों इन्हें नवाजा गया है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। पद्मश्री अवार्ड दोस्तों किसे मिला है? तो पद्मश्री अवार्ड भी दोस्तों देविका रानी को मिला है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। दोस्तों फिल्म जगत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, इनको हम लोग देखेंगे और सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगर दोस्तों बात किया जाता है दोस्तों 2022 में दोस्तों 79वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किसे मिला है? कमेंट सेक्शन में बताना। 79वां दोस्तों गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, ध्यान से देखेंगे। गोल्डन ग्लोब अवार्ड दोस्तों किसे किसे मिला है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। गोल्डन ग्लोब अवार्ड की बात की जा रही है, तो सभी दोस्त ध्यान रखें। 19वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसे मिला है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे गोल्डन ग्लोब अवार्ड। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है। अगर बात किया जाएगा बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला, सभी दोस्त बताएंगे। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? साथ ही साथ में दोस्तों बताएंगे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला? डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला? साथ ही साथ में आप सभी दोस्त बताएंगे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े। अगर दोस्तों गोल्डन ग्लोब की बात की जाएगी तो इस बार दोस्तों कौन सा सम्मान वितरित किया गया? तो 19वां सम्मान दोस्तों इसमें वितरित किया गया। अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। गोल्डन ग्लोब में दोस्तों बेस्ट एक्टर का अवार्ड दोस्तों विल स्मिथ को मिला। विल स्मिथ, नाम याद रखेंगे दोस्तों, विल स्मिथ। और दोस्तों इन्होंने कौन सी फिल्म की थी? तो किंग रिचर्ड, इसे ध्यान रखेंगे, किंग रिचर्ड। अगर बात की जाएगी किस फिल्म को मिला, दोस्तों फिल्म का नाम है द पावर ऑफ द डॉग, ध्यान रखेंगे। द पावर ऑफ द डॉग मूवी को दोस्तों दिया गया। अगला दोस्तों पूछा जाएगा इसके डायरेक्टर कौन है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे इसमें डायरेक्टर कौन सा डायरेक्टर है दोस्तों जिसे मिला? तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दोस्तों जैन कैपियन को मिला। किसे मिला? जैन कैपियन को मिला। और इसने दोस्तों कौन सी फिल्म दोस्तों डायरेक्ट की थी? द पावर ऑफ डॉग। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाएगी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है, तो दोस्तों निकोल किडमैन को मिला। किसे मिला है? निकोल किडमैन। दोस्तों यह दोस्तों गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 का है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है, सभी दोस्त एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। अगर आपसे पूछा जाता है 75वां बाफ्टा पुरस्कार किस एक्टर को मिला है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे 75वां दोस्तों बाफ्टा पुरस्कार।
तो बाफ्टा पुरस्कार के बारे में देखेंगे, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। बाफ्टा अवार्ड के बारे में देखने वाले हैं, सभी दोस्त एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा फिल्म कौन है, बताना है सभी दोस्त। बेस्ट एक्टर कौन सा है, सभी दोस्त बताएंगे। साथ ही साथ में बताएंगे बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, एक्ट्रेस। और साथ ही साथ में दोस्तों बेस्ट निर्माता कौन है, इसे बताना है आपको। बेस्ट डायरेक्टर कौन है, सभी दोस्त बताएंगे। तो यहाँ पर सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। बेस्ट यहाँ पर निर्देशक है, क्या है, निर्देशक दोस्तों। बेस्ट निर्देशक का अवार्ड किसे प्राप्त हुआ, तो एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े हुए। अगला दोस्त, अगर दोस्तों बात की जाएगी 75वें बाफ्टा पुरस्कार में दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला, दोस्तों जो अवार्ड गोल्डन ग्लोब वाली फिल्म को मिला वही दोस्तों, क्या फिल्म का नाम है, द पावर ऑफ द डॉग। द पावर ऑफ द डॉग दोस्तों फिल्म को मिला है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड दोस्तों वही एक्टर है जो सेम है दोनों में, तो जिसका क्या नाम है दोस्तों, विल स्मिथ। विल स्मिथ को दोस्तों मिला, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, विल स्मिथ। अगर बात की जाएगी दोस्तों बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, जेऑन स्कैनलॉन को मिला। किसे मिला, जेऑन स्कैनलॉन को मिला है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, जेऑन स्कैनलॉन को यह अवार्ड मिला है। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है बेस्ट निर्देशक का अवार्ड किसे मिला है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, बेस्ट निर्देशक का अवार्ड जैन कैपियन को मिला है। और जैन कैपियन दोस्तों इन्हें ही दोस्तों गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला है, तो जैन कैपियन ध्यान रखेंगे, जैन कैपियन। और इनकी फिल्म कौन है, तो द पावर ऑफ द डॉग दोस्तों इनकी फिल्म है। अगला दोस्तों ये इसी में आप लोग देखेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार दोस्तों जो कि 2022 में वितरित किए गए हैं और दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो सभी दोस्त बने रहेंगे आज के सेशन में लास्ट तक, करंट अफेयर तथा साथ ही साथ में अन्य सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों के जिनसे दोस्तों प्रश्न बन रहे हैं उनके बारे में हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं। तो सभी दोस्त लास्ट तक बने रहेंगे। साथ ही साथ में दोस्तों 10 जनवरी से जिनका बाद में एग्ज़ाम है तो वो सारे दोस्त अगर हमारे आज के सेशन को देख रहे हैं तो प्रतिदिन दोस्तों जुड़ेंगे, क्योंकि उनके लिए दोस्तों एग्ज़ाम एनालिसिस जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका दोस्तों हम विश्लेषण करवाने वाले हैं, जो कि 2022 में ही दोस्तों जो आपके एग्ज़ाम होने वाला 10 से, तो 10 का होगा तो 10 का एग्जाम एनालिसिस 10 की रात को 9 बजे करवाने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि विशेष एनालिसिस के साथ में हम आपको पूरे जो है आपके एग्ज़ाम की पूरी रूपरेखा तैयार करके पूरा दोस्तों जो है खाका तैयार करके देने वाले हैं कि क्या क्या एग्ज़ाम में आएगा और कैसे पूछा जाएगा। बस एक दिन दोस्तों आपका एग्ज़ाम होने दो, सारा आपका तैयार करके देने वाले हैं। और प्रतिदिन दोस्तों जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक हम आपको हर दिन की एनालिसिस साथ में दोस्तों उसके साथ में विशेष विश्लेषण तैयार करके आपको संपूर्ण जीके जीएस का दोस्तों पैटर्न तैयार करवाने वाले। तो दोस्तों एक विश्वास के साथ आप हमारे साथ जुड़िए और अपने एग्ज़ाम में 100% आप लोग बेस्ट स्कोर करके आने वाले हैं, बस हमारे साथ बने रहेंगे। क्योंकि दोस्तों एसएससी में कई बार दोस्तों एग्ज़ाम में प्रश्न जो है बार बार रिपीटेड होते हैं। जैसे कि आपका कोई भी अगर पैटर्न पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो फिर दोस्तों पूरे उसमें जितने सारे आपके एग्ज़ाम में अलग अलग जो शिफ्ट होती है उसमें दोस्तों उसी से वही क्वेश्चन सेम नहीं आते, लेकिन उससे रिलेटेड दोस्तों बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सभी की जानकारी हम आपको देने वाले हैं, तो सभी दोस्त लगातार हमसे बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे। दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न है, भारत की सभी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। भारत की सभी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। सेना कमांडर, वायुसेना कमांडर, भारत का प्रधानमंत्री या फिर दोस्तों भारत का राष्ट्रपति। सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े। तो भारत की सभी सेनाओं को सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, दोस्तों भारत की सभी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और दोस्तों भारत के राष्ट्रपति की अगर बात की जाएगी दोस्तों तो भारत के राष्ट्रपति के बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, दोस्तों सब कुछ इसी में हम आपको बताने वाले। तो न्यूनतम आयु दोस्तों होनी चाहिए 35 वर्ष होनी चाहिए, साथ ही साथ में भारत का नागरिक होना चाहिए
और भारत के राष्ट्रपति के पास दोस्तों अनुच्छेद दोस्तों 52 के तहत किसकी शक्तियां मौजूद होती हैं? तो आर्टिकल दोस्तों 52 के तहत दोस्तों इसके अंतर्गत संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। किसकी शक्तियां निहित होती है? संघ कार्यपालिका, संघ कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, संघ कार्यपालिका की शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है। और भारत के राष्ट्रपति दोस्तों कई लोगों को दोस्तों शपथ दिलाता है, जैसे कि भारत का जो प्रधानमंत्री होता है उसे कौन प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। इसी तरीके से पूरे दोस्तों जो मंत्री परिषद होता है उनको भी दोस्तों प्रधानमंत्री के संरक्षण में दोस्तों राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। अगर बात की जाएगी दोस्तों भारत के राष्ट्रपति की, तो दोस्तों भारत का राष्ट्रपति दोस्तों ये आपका कौन होता है? तो ये दोस्तों कार्यपालक अध्यक्ष होता है। भारत का या फिर दोस्तों देश का क्या होता है? कार्यपालक अध्यक्ष। अगर आपसे पूछा जाता है देश का कार्यपालक अध्यक्ष कौन होता है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति दोस्तों कार्यपालक अध्यक्ष होता है, और कार्यपालक कार्य उनके नाम से ही किए जाते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और तीनों प्रकार की दोस्तों सेना, थल जल और दोस्तों वायु, थल जल और वायु तीनों तरीके की सेनाओं का दोस्तों सर्वोच्च सेनापति अगर बात किया जाएगा कौन होता है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे भारत का राष्ट्रपति। अगला दोस्तों भारत का राष्ट्रपति दोस्तों देश में आपात घोषित कर सकता है। तो आपातकाल की दोस्तों स्थितियां होती हैं, एक तो आपका होता है आंतरिक आपात, एक दोस्तों युद्धकालीन आपात, दोस्तों एक आपका होता है वित्तीय आपात। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों आर्टिकल 360 के अंतर्गत दोस्तों अनुच्छेद 360 के अंतर्गत दोस्तों भारत का राष्ट्रपति वित्तीय आपात लगा सकता है। लेकिन दोस्तों वित्तीय आपात अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और यह प्रश्न दोस्तों कई बार दोस्तों एसएससी के द्वारा बार बार पूछा जा रहा है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। भारत में दोस्तों अभी तक वित्तीय आपात एक बार भी नहीं लगा है। लेकिन दोस्तों अगर बात की जाएगी आपातकाल, तो आपातकाल दोस्तों 3 बार लग चुका है। एक बार दोस्तों आपका जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था 1971 में, और उसके बाद दोस्तों भारत चाइना के युद्ध के दौरान दोस्तों, और उसके बाद लास्ट में दोस्तों आपका एक बार आपातकाल लगा दोस्तों, आंतरिक अशांति के कारण वह आपात लगा था। तो भारत में टोटल दोस्तों 3 बार आपातकाल लगा। और आपातकाल स्थिति में दोस्तों किसका शासन होता है? तो आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति शासन घोषित किया जाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ में दोस्तों अगर बात की जाएगी भारत के राष्ट्रपति की, तो इसमें दोस्तों क्षमादान की शक्ति निहित होती है। ये दोस्तों मृत्युदंड को भी दोस्तों, ये जो मृत्युदंड के क्षमादान की शक्ति भी किसके अंदर निहित होती है? राष्ट्रपति के अंदर। तो आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर बात की जाएगी यहाँ पर दोस्तों भारत के राष्ट्रपति की, तो वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो वर्तमान समय में दोस्तों भारत की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कमेंट सेक्शन में छाप देंगे कौन है? द्रौपदी मुर्मू दोस्तों कौन है? भारत की राष्ट्रपति है। अगला दोस्तों अगर बात की जाएगी द्रौपदी मुर्मू के बारे में दोस्तों, तो द्रौपदी मुर्मू दोस्तों पहली आदिवासी महिला है राष्ट्रपति। भारत की दोस्तों पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। अगर बात की जाएगी यह दोस्तों किस जनजाति से बिलोंग करती है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों, यह किस जनजाति से बिलोंग करती है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों यह संथाल जनजाति से बिलोंग करती है द्रौपदी मुर्मू। दोस्तों इन्होंने अभी हाल ही में दोस्तों राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। दोस्तों अगर बात किया जाएगा ये भारत की दूसरी जो है महिला राष्ट्रपति हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो पहली महिला राष्ट्रपति की अगर बात की जाएगी, पहली महिला राष्ट्रपति की अगर बात की जाएगी तो इनका नाम दोस्तों क्या है? सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्या नाम है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल दोस्तों इसका नाम है। अगला अगर बात की जाएगी भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो चलिए दोस्तों कुछ प्रमुख हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। बहुत ही नज़दीक आपका एग्ज़ाम आ चुका है, तो सभी दोस्त एक मोटिवेशन और जोश के साथ में बिना हताश हुए, बिना निराश हुए अपने एग्ज़ाम के लिए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों एक बार फिर से वही लाइनें, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जी हाँ दोस्तों, तो कुछ प्रमुख दोस्तों यहाँ पर जो सेनाओं के प्रमुख हैं उनको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, सर्वोच्च सेनापति वर्तमान समय में कौन है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे।
सर्वोच्च सेनापति कौन है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। साथ ही साथ में अभी आपको बताना है वायु सेना अध्यक्ष कौन है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। वायु सेना अध्यक्ष कौन है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। साथ ही साथ में आपको बताना है दोस्तों नौसेना अध्यक्ष वर्तमान समय में कौन है, और आपको बताना है दोस्तों थल सेना अध्यक्ष कौन है, थल सेना अध्यक्ष कौन है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े हैं दोस्तों, इनसे कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों सैन्य अभियान का महानिदेशक कौन है, इसे भी आप लोग कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सैन्य अभियान का महानिदेशक, सैन्य अभियान का महानिदेशक दोस्तों, महानिदेशक कौन है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। साथ ही साथ में दोस्तों आप लोग बताएंगे दोस्तों वर्तमान समय में जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं, एक बार सभी दोस्त बताएंगे वर्तमान समय में दोस्तों बीएसएफ का महानिदेशक कौन है, इसे भी आप लोग कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का महानिदेशक कौन। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उन सभी दोस्तों के लिए बहुत ही शानदार खुशखबरी है दोस्तों, जिन्होंने अभी तक करंट अफेयर दोस्तों, जिनको कठिन लगता है या फिर लगता है अभी तक उन्होंने करंट अफेयर नहीं पढ़ा है, तो उन सभी दोस्तों के लिए एसएससी जीडी के इस एग्ज़ाम के पहले एक शानदार मैराथन हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं दोस्तों 9 जनवरी को दोस्तों। 10 जनवरी को आपका पेपर है, 9 जनवरी को दोस्तों लेकर आने वाले हैं, जिसमें दोस्तों टॉप दोस्तों 250 दोस्तों टॉप 250 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आने वाले हैं एकदम ताबड़तोड़ तरीके से, और हर विषय में उसमें बात करने वाले हैं। जितने तरीके से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों, कूट कूट के उसमें दोस्तों हर एक टॉपिक के बारे में बहुत सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं। सब कुछ दोस्तों इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी दोस्त सोमवार को 9 जनवरी को दोस्तों रात में 8 बजे जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। ये सेशन आपको 8 बजे देखने को मिलेगा दोस्तों, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे और अपने उन सभी दोस्तों तक शेयर करेंगे दोस्तों जिनका दोस्तों एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है। वीके एडीयू भूल मत जाना दोस्तों। कहते हैं कि लगाकर आग सीने में हमने भी शौक पाले हैं, लगाकर आग सीने में हमने भी शौक पाले हैं, अगर कोई पूछे तो कह देना कि हम भी वीके ईडीयू वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो सभी दोस्त 9 जनवरी को शाम को 8 बजे जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ पर अगर बात की जाएगी सर्वोच्च सेनापति दोस्तों, सर्वोच्च सेनापति दोस्तों कौन है, तो सर्वोच्च सेनापति मैंने आपको बताया कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। यानी कि दोस्तों कौन है सर्वोच्च सेनापति, तो सर्वोच्च सेनापति दोस्तों हैं द्रौपदी मुर्मू जी। अगला दोस्तों अगर बात की जाएगी वायु सेना अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान समय में दोस्तों 27वें वायु सेना अध्यक्ष हैं। नाम क्या है दोस्तों, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, वी आर चौधरी। देखो वायु वी दोस्तों मैच कर रहा है, वी आर एयर, तो आर से एयर बनना है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, वी से वायु आर से एयर, तो वायु एयर दोस्तों ये एक दूसरे के मिल रहा है। तो अगर वायु सेना पूछा जाता है तो वी आर चौधरी, ध्यान रखेंगे वी आर चौधरी, ठीक है। नौसेना अध्यक्ष कौन है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे, नौसेना अध्यक्ष दोस्तों कौन है, आर हरि कुमार दोस्तों नौसेना अध्यक्ष हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों अगर बात की जाएगी थल सेना अध्यक्ष कौन है दोस्तों, वर्तमान समय में 29वें थल सेना अध्यक्ष बने हैं दोस्तों मनोज पांडे। कौन बने हैं दोस्तों, मनोज पांडे दोस्तों, नाम याद रखेंगे मनोज पांडे। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है सैन्य अभियान का महानिदेशक कौन बना है, तो सैन्य अभियान का महानिदेशक दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार बने हैं। यहाँ पर दोस्तों मनोज पांडे थल सेना अध्यक्ष हैं। अगर आपसे पूछा जाता है मनोज कुमार कटियार दोस्तों, मनोज कुमार कटियार सैन्य अभियान के दोस्तों महानिदेशक बने हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों बात की जाएगी बीएसएफ की, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की दोस्तों, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के दोस्तों अध्यक्ष कौन है, महानिदेशक कौन है, दोस्तों इनका नाम है पंकज सिंह, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे क्या नाम है, पंकज सिंह। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे सेशन में जुड़े हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करेंगे और 9 तारीख को एकदम धुआं वाली क्लास में शाम को 8 बजे जरूर जुड़ेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, सभी दोस्त देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न है कीबोर्ड की कुंजियाँ जिन्हें विशेष कार्य के लिए प्रोग्राम किया जा सके उन्हें क्या कहते हैं। दोस्तों कंप्यूटर का दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो कि कई बार एसएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। कीबोर्ड की कुंजियाँ जिन्हें विशेष कार्य के लिए प्रोग्राम किया जा सके उन्हें क्या कहते हैं, सभी दोस्त कमेंट
सेक्शन में छाप देंगे। फंक्शन, एरो, पेज अप और पेज डाउन, शिफ्ट और आल्ट। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों कीबोर्ड की कुंजियां जिन्हें विशेष कार्य के लिए प्रोग्राम किया जा सके उन्हें क्या कहते हैं, सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो कीबोर्ड की कुंजियां जिन्हें विशेष कार्य के लिए प्रोग्राम किया जा सके उन्हें क्या कहा जाता है, एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों उन्हें क्या कहा जाता है, विशेष कार्य के लिए प्रोग्राम किया जा सके। तो ऐसी कुंजियां दोस्तों क्या कहलाती हैं, शिफ्ट और ऑल्ट कुंजी कहलाती है। क्या कहलाती है, शिफ्ट और ऑल्ट कुंजी कहलाती हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसके तरफ आगे बढ़ेंगे, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था। दोस्तों यहाँ पर डेट दी हुई है, आपको बताना 7 अगस्त 1942, 30 अप्रैल 1942, 9 अगस्त 1942 या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों 5 जुलाई 1942। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात की जाएगी 1942 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और जिसके दौरान महात्मा गांधी की गिरफ्तारी हुई थी। दोस्तों महात्मा गांधी की गिरफ्तारी कब हुई थी, एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए एक बार सभी दोस्त लाइक और साथ ही साथ में दोस्तों शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। फटाफट से दोस्तों एक बार लाइक और शेयर और दोस्तों साथ ही साथ में सब्सक्राइब जरूर करेंगे और कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या है, इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों 9 अगस्त 1942। 9 अगस्त 1942 को दोस्तों क्या हुआ था, 9 अगस्त 1942 के दौरान दोस्तों क्या हुआ था, महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है, यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली से संबंधित है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। फटाफट से सभी दोस्त बताएंगे। यामिनी कृष्णमूर्ति, दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति की बात की जा रही है, तो दोस्तों यह किस नृत्य शैली से संबंधित है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। यामिनी कृष्णमूर्ति, तो दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है बताएंगे। मणिपुरी, गरबा, भरतनाट्यम, कथक। सही आंसर क्या होगा सभी दोस्त बताएंगे, एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो यामिनी कृष्णमूर्ति की अगर बात की जाएगी मूर्ति का किस नृत्य शैली से, फटाफट सभी दोस्त सेक्शन में छाप दें। तो दोस्तों यामिनी मूर्ति का संबंध तो भरतनाट्य है, किससे है सभी दोस्त ध्यान रखें, भरतनाट्यम संबंधित है कृष्ण मूर्ति। दोस्तों बात की जाएगी भरतनाट्यम, दोस्तों भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य, कमेंट सेक्शन में छाप। भरतनाट्यम दोस्तों किस शास्त्रीय नृत्य, फटाफट से कमेंट छाप देंगे जितने जुड़े हुए। तो भरतनाट्यम पर बात की जाएगी तो इसकी दोस्तों हमने आपको बहुत सारी ट्रिक्स बताई थी, अगर आपको याद होगी तो आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों भरतनाट्यम की अगर बात की जाएगी तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। भरतनाट्यम कहाँ कहाँ है दोस्तों, भरतनाट्यम है दोस्तों भरतनाट्यम कहाँ कहाँ है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो भरतनाट्यम से हमने आपको ट्रिक बताई थी, भरत नायडू। क्या बताई थी, भरत नायडू। तो भरत से दोस्तों बना भरतनाट्यम और नायडू से दोस्तों क्या बनेगा, तमिलनाडु। क्या बनेगा, तमिलनाडु। ध्यान रखेंगे तमिलनाडु। देखो हम आपको हर चीज़ ट्रिक से बताएंगे, सभी दोस्त बने रहेंगे लास्ट तक और बहुत कुछ सिखाने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर भरतनाट्यम इसका एकदम करेक्ट आंसर है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है दोस्तों, भरतनाट्यम से है। अगर दोस्तों पूछा जाएगा और किन कलाकारों का संबंध भरतनाट्यम से है तो सभी दोस्त इसको याद कर लेंगे, मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई का संबंध किससे है तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, मृणालिनी साराभाई और साथ ही साथ में दोस्तों रुक्मणी देवी। दोस्तों नाम याद रखेंगे, रुक्मणी देवी, रुक्मणी देवी। और दोस्तों कौन है, और दोस्तों वैजंती माला, वैजंती माला। दोस्तों वैजंती माला का संबंध किससे है, भरतनाट्यम से है। अगला दोस्तों हेमा मालिनी, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, हेमा मालिनी का संबंध किस लोक नृत्य से है तो भरतनाट्यम से है। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है सोनल मान सिंह, तो दोस्तों ये नाम आप सभी दोस्त याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। और दोस्तों एसएससी जीडी एग्जाम में पिछले साल भी दोस्तों जो शास्त्रीय नृत्य हैं इनके नर्तकों के बारे में पूछा गया था, 2021 एसएससी जीडी में पूछा गया था। तो नाम याद रखेंगे, यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई, रुक्मणी देवी, वैजंती माला, हेमा मालिनी और दोस्तों सोनल मान सिंह, सोनल मान सिंह।
अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है, यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, भरतनाट्यम इसका एकदम करेक्ट आंसर है। साथ ही साथ में दोस्तों मणिपुरी कहाँ का लोक नृत्य है, तो दोस्तों मणिपुर का लोक नृत्य है। ये दोस्तों एक शास्त्रीय नृत्य है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और इसकी दोस्तों नर्तिका का क्या नाम है, तो सूर्यमुखी देवी, ध्यान रखेंगे। सूर्यमुखी देवी दोस्तों किसकी नर्तकी है, मणिपुरी की। और साथ ही साथ में एक पुरुष नर्तक हैं दोस्तों जिनका क्या नाम है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, तो गुरु विपिन सिंह। गुरु विपिन सिंह दोस्तों किससे संबंधित है, मणिपुरी लोक नृत्य से, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, गुरु विपिन सिंह और सूर्यमुखी देवी। अगला दोस्तों गरबा अगर आपसे पूछा जाता है, गरबा कहाँ का दोस्तों नृत्य है, तो गरबा दोस्तों एक लोक नृत्य है, यानी कि आपका फ्लॉक डांस है। और कहाँ का है दोस्तों, गुजरात का। गुजरात का दोस्तों फ्लॉक डांस क्या है, गरबा। अगर बात की जाएगी गुजरात के दोस्तों अन्य कौन कौन से दोस्तों हैं, तो आप लोग सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। गुजरात के अन्य दोस्तों लोक नृत्य है, जैसे कि आपका गरबा हो गया, डांडिया रास हो गया, डांडिया रास। दोस्तों डांडिया रास कहाँ का है दोस्तों, गुजरात का है। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, पढ़िहारी कहाँ का है, सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, पढ़िहारी कहाँ का लोक नृत्य है, गुजरात का। रासलीला दोस्तों, रासलीला गुजरात का भी है, उत्तर प्रदेश का भी है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों गणपति भजन कहाँ का है, तो गणपति भजन दोस्तों ये कहाँ का है, गुजरात का है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों यहाँ पर इसका एकदम करेक्ट आंसर भरतनाट्यम। अगर कथक का आपका पूछा जाता है, तो कथक दोस्तों कहाँ का लोक नृत्य है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, कथक यूपी तथा राजस्थान का है। कहाँ का है, यूपी तथा राजस्थान का दोस्तों लोक नृत्य क्या है, कथक। उत्तर भारत के लोक नृत्य है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। इसमें दोस्तों कथक का अर्थ होता है क्या, कथक का अर्थ हो दोस्तों कथा कहना, कथा कहना। और दोस्तों कथा कौन कहता है, कथा दोस्तों महाराज कहते हैं। तो जिनके लास्ट में दोस्तों महाराज आ जाए, समझ लो किसके नर्तक हैं, कथक के नर्तक हैं। जैसे कि दोस्तों आपका हो गया पंडित बिरजू महाराज, कौन हो गया, पंडित बिरजू महाराज। तो देखेंगे इनके लास्ट में महाराज आ गया। और दोस्तों इनकी अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। अच्छन महाराज दोस्तों, पंडित अच्छन महाराज, तो अच्छन महाराज, इनके लास्ट में भी दोस्तों क्या आ गया, महाराज। उसके बाद दोस्तों पंडित बिरजू महाराज, पंडित अच्छन महाराज, पंडित लच्छू महाराज, क्या नाम है, लच्छू महाराज दोस्तों, लच्छू महाराज। इसी तरीके से जिसके लास्ट में दोस्तों महाराज आएगा, वो दोस्तों किससे संबंधित है, कथक से। अगला दोस्तों एक महिला नर्तिका है जिसका नाम है सितारा देवी, इनका संबंध किससे है दोस्तों, कथक से है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे फटाफट से। सभी दोस्त अगर वाकई में आपको सेशन में मज़ा आ रहा है, तो एक बार लाइक और शेयर दोस्तों जरूर करेंगे। और उन सभी दोस्तों को एक बार बताएंगे दोस्तों कि 9 जनवरी को दोस्तों आपका एक वीके एडू चैनल है दोस्तों, आपका अपना ही फैमिली है दोस्तों, बिल्कुल एकदम इमोशनल टचेज, मतलब आपके एकदम दिल से जुड़ा हुआ है। तो उसको दोस्तों शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि आप सभी का सपना पूरा करना भी हमारा एक सपना है दोस्तों। आप सभी को सपोर्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों क्वेश्चन हमारे सेशन से आए, ऐसी हम पूरी दोस्तों 100% दोस्तों पूरा एफर्ट हम अपना लगाने वाले हैं। और आशा करते दोस्तों उसमें बहुत सारे क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट से अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। तो 9 जनवरी को सभी दोस्त 8 बजे जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। अगला प्रश्न है एंटमीबा हिस्टोलिटिका दोस्तों, एंटमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के निम्नलिखित में से किस अंग में पाया जाता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। एंटमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के निम्नलिखित में से किस अंग में पाया जाता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं, तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका किस में पाया जाता है, ऑप्शन ए है दोस्तों आपका यकृत, ऑप्शन बी है दोस्तों आपका आंत, और ऑप्शन सी है दोस्तों फेफड़े, और ऑप्शन डी है दोस्तों आपका वृक्क। तो सही आंसर क्या होगा, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, तो दोस्तों यह किस अंग को प्रभावित करता है, तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका दोस्तों एक प्रकार का एनारोबिक परजीवी है। किस तरीके का परजीवी है, एनारोबिक परजीवी है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। एक तरीके का एनारोबिक परजीवी है दोस्तों। और इसके ये कहाँ पर इफेक्ट करता है दोस्तों, आंत पर इफेक्ट करता है। और इससे दोस्तों मनुष्य में दोस्तों कौन से रोग होता है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से अमीबियासिस हो जाता है। क्या हो जाता है, अमीबियासिस, अमीबियासिस,
अमीबियासिस हो जाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। या फिर दोस्तों इसे अमीबिया पेचिस या फिर दस्त कहते हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों कुछ प्रमुख जो हैं रोग हैं, इनको हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जैसे हो गया, और कुछ प्रमुख अन्य परजीवी हैं जिनसे दोस्तों कौन कौन से रोग होते हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाता है प्लाज्मोडियम, तो दोस्तों प्लाज्मोडियम किस अंग को प्रभावित करता है और कौन सा इससे रोग होता है, प्लाज्मोडियम। तो अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों प्लाज्मोडियम, तो दोस्तों प्लाज्मोडियम की अगर बात की जाएगी तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, प्लाज्मोडियम दोस्तों लाल रुधिराणु को प्रभावित करता है। और जब दोस्तों लाल रुधिराणु को प्रभावित करता है तो इससे दोस्तों प्लेटलेट्स दोस्तों क्या होती है, प्लेटलेट्स घटती है। और कौन सा रोग हो जाता है, मलेरिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, मलेरिया रोग हो जाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे प्लाज्मोडियम से। और मलेरिया रोग के लिए दोस्तों किस वृक्ष की छाल से दवाई बनाई जाती है, किस वृक्ष की छाल से औषधि बनाई जाती है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सिनकोना के पौधे की छाल से, सिनकोना के पौधे की छाल से दोस्तों कौन सी दवाई बनाई जाती है, किसकी दवाई बनाई जाती है, मलेरिया की, सिनकोना के पौधे की छाल से। और इस औषधि का नाम क्या है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे कुनैन, कुनैन नामक औषधि बनाई जाती है, जो कि मलेरिया के लिए दोस्तों रामबाण सिद्ध है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और ये दोस्तों एसएससी के द्वारा बहुत बार दोस्तों पूछी जा चुकी है। अगला दोस्तों सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं, अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है विब्रियो कॉलोरी, सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे विब्रियो कॉलोरी। विब्रियो कॉलोरी से कौन सा रोग होता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे विब्रियो कॉलोरी। विब्रियो कॉलोरी से अगर आपसे पूछा जाता है तो विब्रियो कॉलोरी, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, यह एक प्रकार का दोस्तों क्या है, जीवाणु है। और इससे दोस्तों कौन सा रोग होता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, यह दोस्तों सीधे किस पर इफेक्ट डालता है, तो ये भी दोस्तों आंत पर इफेक्ट डालता है। और इससे हैजा रोग हो जाता है। कौन सा दोस्तों, हैजा नामक रोग हो जाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो जाता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। कुत्ते के काटने से दोस्तों कौन सा रोग होता है, दोस्तों कुत्ते के काटने से दोस्तों रेबीज रोग हो सकता है। कौन सा दोस्तों, रेबीज रोग हो सकता है, दोस्तों सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और रेबीज रोग होने से दोस्तों जो है मनुष्य को किससे डर लगने लगता है, तो मनुष्य को दोस्तों किससे डर लगता है, तो मनुष्य को दोस्तों डर लगता है पानी से, पानी से। और पानी से दोस्तों डर लगता है, इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया। क्या कहते हैं, पानी से डर लगना दोस्तों क्या कहलाता है, हाइड्रोफोबिया। अगर दोस्तों गर्लफ्रेंड से डर लगता है तो इसे क्या कहा जाएगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगर गर्लफ्रेंड से डर लगेगा तो इसे क्या कहा जाएगा, बताएंगे। तो अगर पानी से डर लगता है तो हाइड्रोफोबिया, गर्लफ्रेंड से डर लगेगा तो गर्लफ्रेंड फोबिया, ठीक है। और पापा से डर लगेगा तो पापा फोबिया, और अगर बीबी से डर लगेगा तो बीबी फोबिया कहा जाएगा। तो इस तरीके से याद रखेंगे, ये पूछा जा चुका दोस्तों, पानी से जिस इंसान को डर लगता है उसे क्या कहा जाता है, हाइड्रोफोबिया। और सभी दोस्त ध्यान रखेंगे रेबीज रोग में दोस्तों पानी से मनुष्य को डर लगता है। और रेबीज रोग दोस्तों कुत्ता बिल्ली के जानवरों के काटने से हो जाता है और बंदर के काटने से। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। लोहे को जंग लगता है, बताएंगे, लोहे को जंग लगता है ऑक्सीकरण के कारण, कार्बोनेटीकरण के कारण, अपसल्कन के कारण, या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों संचालन के कारण। सभी दोस्त सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों लोहे पर जंग लगने का कारण क्या है, बताएंगे सभी दोस्त। लोहे पर जंग लगने का कारण क्या है, सभी दोस्त बताएंगे। दोस्तों लोहे पर जब जंग लगती है दोस्तों, तो लोहे पर जंग लगती है तो ऑक्सीकरण के कारण ये जंग लगती है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। जब दोस्तों नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब लोहे से दोस्तों एक ऊपर, एक लोहे के ऊपर दोस्तों एक भूरे रंग की दोस्तों चूड़ के रूप में आपका एक परत निकलती है दोस्तों, परत जम जाती है, तो यही आपकी क्या कहलाती है, जंग कहलाती है। क्या कहलाती है, जंग कहलाती है। तो लोहे के ऊपर जो, लोहे
के ऊपर दोस्तों, लोहे के ऊपर दोस्तों ऑक्सीकरण के कारण दोस्तों भूरे रंग की परत जम जाती है। भूरे रंग की जो परत होती है दोस्तों वो क्या होती है दोस्तों, वही दोस्तों आपकी जंग होती है। और यह भूरे रंग की परत दोस्तों यह किसकी बनी होती है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे यह भूरे रंग की परत, इसको दोस्तों क्या कहते हैं, फेरिक ऑक्साइड। क्या कहते हैं, फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। इस भूरे रंग की परत को फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ऑक्सीकरण के कारण होता है दोस्तों। जब भी इंसान लोहे के जो है तेज धारदार लोहे के तेज धारदार लग जाती है, अगर उसके खून निकलने लगता है तो वहाँ पर दोस्तों उसे कौन से रोग होने की आशंका होती है, तो जंग युक्त या फिर दोस्तों लोहे से कटने पर दोस्तों कौन सा रोग होने की संभावना होती है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे टिटनेस होने की संभावना होती है। और दोस्तों टिटनेस होने की संभावना होती है जब आपके लोहे से कट जाते हैं तो आपके घर में कहते हैं भैया जाओ और टिट बैग का इंजेक्शन लगवा के आओ, जाके जल्दी से पहले आप इंजेक्शन लगवा के आओ तभी घर आना, ठीक है। क्योंकि दोस्तों टिटनेस एक बहुत ही हानिकारक बीमारी है दोस्तों, हानिकारक आपका रोग है। इसमें दोस्तों ये बीमारी फैलने के बाद जल्दी कंट्रोल नहीं होती है। तो ये किस जीवाणु के कारण होती है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। टिटनेस बीमारी दोस्तों लोहे के कटने से जो है जंग युक्त लोहे से होती है। और ये दोस्तों किस जीवाणु के कारण होती है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे क्लास्ट्रीडियम टिटैनी के कारण होती है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे क्लास्ट्रीडियम टिटैनी के कारण होती है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। टिटैनी के कारण यह बीमारी होती है। और इसके दोस्तों जब प्रभावित हो जाता है, इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे इससे पूरा दोस्तों आपका नर्वस सिस्टम और साथ ही साथ में दोस्तों आपकी मांसपेशियां, जिससे भी दोस्तों यह होगा उसकी मांसपेशियां प्रभावित होती हैं। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे जूल किसका मात्रक है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हैं एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों जूल किसका मात्रक है। तो दोस्तों जूल किसका मात्रक है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। आपके ऑप्शन है शक्ति, ऊष्मा, प्रकाश या फिर दूरी। तो दोस्तों जूल की अगर बात की जाएगी तो जूल किसका मात्रक है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों जूल किसका मात्रक होता है बताएंगे। तो दोस्तों जूल हमेशा ऊष्मा का मात्रक होता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल। अगला दोस्तों अगर बात की जाएगी, अगर आपसे पूछा जाता है शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे शक्ति का मात्रक होता है वाट। क्या होता है, शक्ति का मात्रक होता है दोस्तों वाट। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाता है प्रकाश का मात्रक क्या होता है बताएंगे सभी दोस्तों। प्रकाश दोस्तों, प्रकाश वर्ष दोस्तों किसका मात्रक होता है। अगर आपसे पूछा जाता है प्रकाश दूरी का मात्रक क्या होता है, प्रकाशीय दूरी का मात्रक दोस्तों क्या होता है, प्रकाश वर्ष। अगर आपसे पूछा जाता है दूरी का मात्रक क्या होता है, तो दोस्तों दूरी का मात्रक दोस्तों क्या होगा, दूरी का मात्रक दोस्तों आपका क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दूरी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को ही दोस्तों क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो दोस्तों दूरी आपकी सेंटीमीटर, किलोमीटर इसमें आपके मापी जाती है। तो दूरी का मात्रक दोस्तों क्या होगा, दूरी का मात्रक दोस्तों मीटर होता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ में कुछ अन्य प्रमुख दोस्तों जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो इनको हम आपके साथ में साझा करने वाले हैं। फटाफट से सभी दोस्त एक बार लाइक और साथ ही साथ में शेयर जरूर करेंगे, जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर अब हम आपको बताने वाले हैं मात्रकों के बारे में बताने वाले हैं, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर दोस्तों मात्रक की बात की जाएगी और राशि की बात की जाएगी तो सभी दोस्त बताएंगे एक बार आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, तो सभी दोस्त बताएंगे। साथ ही साथ में आप सभी दोस्त बताएंगे आवेग का मात्रक क्या होता है, सभी दोस्त बताएंगे आवेग का मात्रक क्या होता है। साथ ही साथ में आपको बताना है दोस्तों विभवांतर का मात्रक क्या होता है, विभवांतर का मात्रक क्या होता है दोस्तों। वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है।
और सभी दोस्त एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं। प्रेरक का मात्रक क्या होता है सभी दोस्त बताएंगे। तो ये दोस्तों कुछ प्रमुख हैं आपके, ये आपके एसएससी के द्वारा दोस्तों बार बार पूछे गए हैं, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। आवृत्ति का मात्रक दोस्तों क्या होता है? हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज दोस्तों आवृत्ति का मात्रक होता है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है आवेग का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन प्रति सेकंड दोस्तों आवेग का होता है। विभवांतर की अगर बात की जाएगी तो दोस्तों विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। अगर प्रतिरोध की बात की जाएगी तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। प्रेरक का मात्रक दोस्तों क्या होता है? हेनरी दोस्तों प्रेरक का मात्रक होता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों साइंस से रिलेटेड दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। माइक्रोफोन से दोस्तों ऊर्जा का किस रूप में रूपांतरण होता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। माइक्रोफोन से, तो माइक्रोफोन से दोस्तों ऊर्जा का कैसा रूपांतरण होता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों जैसे कि माइक्रोफोन से आपका किस ऊर्जा का किस में रूपांतरण होता है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। माइक्रोफोन से दोस्तों ध्वनि ऊर्जा का, ध्यान रखेंगे, ध्वनि ऊर्जा का किस में रूपांतरण होता है? ध्वनि ऊर्जा का दोस्तों विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है डायनेमो, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। डायनेमो का किस में रूपांतरण होता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ये आपका बहुत बार पूछा जा चुका है। और मोमबत्ती से दोस्तों किस तरीके का ऊर्जा का रूपांतरण होता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। मोमबत्ती का, ये दोस्तों एसएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है, एक बार सभी दोस्त बताएंगे। तो डायनेमो के द्वारा दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को, ध्यान से देखेंगे, यांत्रिक ऊर्जा को किस में परिवर्तित किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा दोस्तों किस में परिवर्तित हो जाती है? इससे यांत्रिक ऊर्जा विद्युत में परिवर्तित हो जाती है। मोमबत्ती से दोस्तों रासायनिक ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है? दोस्तों रासायनिक ऊर्जा इससे दोस्तों किस में परिवर्तित होती है? रासायनिक ऊर्जा दोस्तों प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। मोमबत्ती दोस्तों क्या है? अगर आपसे पूछा जाता है मोमबत्ती का जलना एक तरीके की किस प्रकार की क्रिया है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। मोमबत्ती का जलना, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। मोमबत्ती का जलना कैसी क्रिया है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक क्रिया है। कैसी क्रिया है? एक रासायनिक क्रिया है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, ये आपका कई बार पूछा जा चुका है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। फटाफट से सभी दोस्त आगे बढ़ेंगे और इसका आंसर बताएंगे। लिखा हुआ है दोस्तों, कौन से दो देश जल संयोगी सुरंग द्वारा जुड़े हुए हैं? फटाफट से सभी दोस्त बताएंगे कौन से दो देश जल संयोजी सुरंग के द्वारा जुड़े हुए हैं। ऑप्शन ए है इंग्लैंड और स्पेन, ऑप्शन बी है दोस्तों मलेशिया और सिंगापुर, ऑप्शन सी है दोस्तों इंग्लैंड और नीदरलैंड, ऑप्शन डी है दोस्तों फ्रांस और इंग्लैंड। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी दोस्त बताएंगे। तो कौन से दो देश जल संयोजी सुरंग के द्वारा जुड़े हुए हैं? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है फ्रांस और यूके, यानी कि फ्रांस और यूके। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, फ्रांस और यूके, यानी कि फ्रांस और इंग्लैंड आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और इनके मध्य दोस्तों कौन सी दोस्तों सुरंग है? सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इनके बीच में जो चैनल सुरंग है इसका नाम दोस्तों क्या है? डोवर। डोवर दोस्तों, डोवर सुरंग है। इसे दोस्तों किस नाम से जानते हैं? डोवर जलसंधि भी दोस्तों इसे कहा जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो डोवर जलसंधि किन देशों के मध्य में है? तो डोवर जलसंधि दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है तो डोवर जलसंधि दोस्तों फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में है। किसके बीच में है? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में कौन सी जलसंधि है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में डोवर जलसंधि है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में कौन सी जलसंधि है? डोवर जलसंधि है। तो एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे फटाफट से। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों 14 वर्ष। 14 वर्ष तक के आयु के बच्चे को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने की दोस्तों की जाती है। ये दोस्तों किस अनुच्छेद में बताया गया है? ये दोस्तों आपका है नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार संविधान के आर्टिकल दोस्तों 45 के अंतर्गत दोस्तों इसको बताया गया है। इसमें निःशुल्क शिक्षा का दोस्तों प्रावधान रखा गया।
अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। बताएंगे साइलेंट वैली दोस्तों किस राज्य में स्थित है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है, जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो साइलेंट वैली की अगर बात की जाएगी दोस्तों, साइलेंट वैली दोस्तों जिसे शांत घाटी के नाम से जानते हैं, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने आज के सेशन से जुड़े हैं। तो ऑप्शन है दोस्तों तमिलनाडु, केरल, असम या फिर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर क्या होगा फटाफट से सभी दोस्त बताएंगे और इसका सही आंसर दोस्तों कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है साइलेंट वैली दोस्तों, जिसे शांत घाटी के रूप में भी जाना जाता है, शांत घाटी के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पर है आपकी दोस्तों, केरल में है दोस्तों। शांत घाटी कहाँ पर है, केरल में है शांत घाटी, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। केरल में अगर बात की जाएगी, सभी दोस्त बताएंगे केरल। दोस्तों केरल से अगर आपसे पूछा जाए, जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे पहला ग्राफीन का नवाचार केंद्र कहाँ पर खोला गया। तो दोस्तों केरल आया जैसे वैसे मेरे दिमाग में आ गया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 का दोस्तों। पहला ग्राफीन, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ पर खोला गया, बताएंगे सभी दोस्त। पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र दोस्तों, पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ पर खोला गया दोस्तों। तो पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र सभी दोस्त ध्यान रखेंगे कहाँ खोला गया, केरल में खोला गया। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों बताएंगे विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, 12 मई को, 24 जुलाई को, 16 अक्टूबर को या फिर दोस्तों आपका 23 दिसंबर को। सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार लाइक शेयर और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि बहुत ही शानदार सेशन आने वाला आपका 9 जनवरी को। बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे दोस्तों, करंट अफेयर में एकदम धुआं धुआं हम आपके साथ में करने वाले। और दोस्तों अगर आपके पास टाइम हो तो इस सेशन को जितनी बार देखेंगे उतना ही दोस्तों आपका फ़ायदा होने वाला है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ये दोस्तों हमारा 24 नंबर का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, कल आपका 25 नंबर का होगा। 25 प्रैक्टिस सेट हम आपको करवा देंगे। इसके बाद दोस्तों आप 2500 को अगर एक बार देखेंगे तो आप लोग दोस्तों बिल्कुल पक्का बता रहे हैं और कहीं अदर से पढ़ने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट बिल्कुल प्रीवियस ईयर का पूरा निचोड़ हमने इन 2500 सेट में किया है। तो सभी दोस्त हर एक प्रैक्टिस सेट को अगर अभी तक आपने जिन्हें नहीं देख रखा है तो उन्हें दोस्तों एकदम स्टार्ट से प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से आप सभी दोस्त देखेंगे और 25 तक दोस्तों इनका एक बार रिवीजन दोस्तों जरूर करेंगे, क्योंकि रिवीजन से ही आपका दोस्तों संपूर्ण तैयारी बेस्ट तरीके से हो पाएगी, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों विश्व खाद्य दिवस, तो विश्व खाद्य दिवस दोस्तों 16 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और इसका दोस्तों बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका बनाने का मुख्य उद्देश्य है भूख से पीड़ित लोगों का क्या करना, भूख से पीड़ित लोगों के लिए जागरूकता दोस्तों फैलाना दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हैं इसका बताएंगे आंसर क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, इसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। दोस्तों इसका नाम क्या है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। 21 अप्रैल 1529, 21 अप्रैल 1526, 20 अप्रैल 1527 या फिर दोस्तों 15 अप्रैल 1528। तो दोस्तों इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य दोस्तों कौन सा युद्ध हुआ था, तो इब्राहिम लोदी और दोस्तों बाबर के मध्य पानीपत का युद्ध हुआ था। और यह दोस्तों कब हुआ था, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो इब्राहिम और पानीपत का युद्ध ये दोस्तों 21 अप्रैल सन 1526 को यह युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। दोस्तों इसमें बाबर जीत गया था और बाबर जीता था दोस्तों, बाबर जीता था दोस्तों। और इसमें पराजय इब्राहिम लोदी की हुई थी। और बाबर ने दोस्तों किसकी नींव रखी थी, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे।
बाबर ने किसकी नींव रखी थी दोस्तों? तो बाबर ने दोस्तों मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी, मुगल वंश की नींव रखी थी इब्राहिम लोदी को पराजित करके। मुगल वंश की नींव रखी थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो मुगल वंश की स्थापना किसने की? बाबर ने की 1526 में दोस्तों, पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ में। और पानीपत के प्रथम युद्ध में दोस्तों पहली बार दोस्तों तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया गया था, इसे भी ध्यान रखेंगे। पहली बार दोस्तों तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग कब किया गया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में। तुगलमा युद्ध नीति, तुगलमा युद्ध नीति दोस्तों तोपों का प्रयोग किया गया था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तुगलमा युद्ध नीति तोपों का इसमें प्रयोग किया था। बाबर ने दोस्तों अगर बात की जाएगी किसकी उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। किसकी उपाधि धारण की थी? कलंदर की उपाधि धारण की थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और दोस्तों बाबर के साथ में कुछ प्रमुख युद्ध हुए थे जिन्हें आप सभी दोस्त याद रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों युद्ध की बात की जा रही है, तो युद्ध दोस्तों बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो बाबर के साथ में जितने सारे युद्ध हुए हैं उनको हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों अगला अगर आपसे बात की जाएगी, बाबर ने दोस्तों एक नाप पैमाना की दोस्तों इसका प्रयोग किया था, जिसका नाम दोस्तों गज-ए बाबरी इन्होंने रखा था। और दोस्तों इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, बाबर की आत्मकथा का नाम है बाबरनामा। याद रखेंगे, बाबरनामा। दोस्तों बाबरनामा किसकी आत्मकथा है? बाबर की आत्मकथा है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। यहाँ पर इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कुछ प्रमुख अन्य युद्ध दोस्तों जो बाबर के साथ तथा अन्य शासकों के मध्य में हुए थे, तो पानीपत का तो आपको पता चल गया, 1526 में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। उसके बाद दोस्तों बाबर के साथ में दूसरा युद्ध कौन सा हुआ? खानवा का युद्ध। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है खानवा का युद्ध कब किया था, तो खानवा का युद्ध दोस्तों 1527 ईस्वी में हुआ था। और यह युद्ध दोस्तों किसके किसके मध्य में हुआ था? राणा सांगा के विरुद्ध में बाबर का युद्ध हुआ था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, राणा सांगा और दोस्तों बाबर के बीच में हुआ था। राणा सांगा और दोस्तों राणा सांगा वर्सेस बाबर, ठीक है, वर्सेस बाबर का बीच में युद्ध हुआ था। इसमें दोस्तों अगर बात की जाएगी, इसमें दोस्तों किसकी विजय हुई थी? सभी दोस्त बताएंगे। इसमें दोस्तों राणा सांगा जो है पराजित हुआ था। राणा सांगा इसमें पराजित हुआ था और बाबर की इसमें दोस्तों विजय हुई थी। और विजय के बाद दोस्तों इसने काहे की उपाधि धारण की थी? गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी किसे दोस्तों कहा गया? जो कि हिंदू शासकों को पराजित करके विजय प्राप्त करता था, वह दोस्तों गाजी की उपाधि धारण करता था। तो यहाँ पर दोस्तों राणा सांगा को पराजित करके बाबर ने विजय प्राप्त की और स्वयं दोस्तों गाजी की उपाधि धारण की। खानवा का युद्ध ध्यान रखेंगे राणा सांगा और बाबर के मध्य में हुआ था। अगला दोस्तों अगर बात की जाएगी बाबर का दोस्तों अन्य कौन कौन से युद्ध हुए, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। इनका युद्ध दोस्तों चंदेरी का युद्ध हुआ था। उसके बाद सभी दोस्तों याद रखेंगे पानीपत हुआ। उसके बाद दोस्तों कौन सा बताया? पानीपत का फर्स्ट। उसके बाद दोस्तों आपका हुआ खानवा और उसके बाद दोस्तों आपका कौन सा हुआ? चंदेरी का युद्ध। और उसके बाद दोस्तों कौन हुआ? घाघरा। ध्यान रखेंगे, घाघरा का युद्ध। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखेंगे और इनको याद रखेंगे, लाइन से याद रखेंगे। 1526 में पानीपत, 1527 में दोस्तों खानवा, 1528 में दोस्तों चंदेरी और 1529 में दोस्तों कौन सा हुआ था? 1529 में घाघरा का युद्ध। तो खानवा और पानीपत का पता है, ये इब्राहिम लोदी के साथ में, ये दोस्तों किसके साथ में हुआ था? खानवा का युद्ध राणा किसके साथ में हुआ था? सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, राणा सांगा के मध्य। और चंदेरी का युद्ध दोस्तों मेदिनी राय के साथ में हुआ था। मेदिनी राय के साथ में हुआ था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और घाघरा के युद्ध की अगर बात की जाएगी, घाघरा का युद्ध दोस्तों किसके साथ में हुआ था? बिहार तथा बंगाल की संयुक्त सेना को पराजित किया था। किसने? बिहार तथा बंगाल की सेना के साथ में हुआ था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, बिहार और बंगाल की सेना के साथ में बाबर का युद्ध हुआ था। तो सभी याद रखेंगे, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया और
यहाँ पर ये आपकी ट्रिक है थी आपका, हमको अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे याद रखेंगे। पानीपत 26 और खानवा दोस्तों, खानवा की 27, चंदेरी की 28 और घाघरा की 29। तो ये क्रम आप याद रखेंगे तो आपको ध्यान रखे रहेगा और आप सभी लोग बेस्ट करके आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों ये क्रम आपको याद रखेंगे, पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा, 26, 27, 28, 29, 1500 आगे लगा लेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, सुलह ए कुल नीति किस मुगल सम्राट ने अपनाई थी? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सुलह ए कुल नीति दोस्तों किस शासक ने अपनाई थी? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ऑप्शन ए है दोस्तों बाबर, ऑप्शन बी है दोस्तों हुमायूं, ऑप्शन सी है दोस्तों अकबर, ऑप्शन डी है जहांगीर। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है अकबर। अकबर ने दोस्तों सुलह ए कुल नीति अपनाई थी। अकबर की अगर बात की जाएगी दोस्तों, तो अकबर का जन्म की अगर बात की जाएगी तो दोस्तों इनका जन्म अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था और इनका जन्म दोस्तों लगभग 1542 ईस्वी में हुआ था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाएगी दोस्तों अकबर की, तो अकबर का राज्याभिषेक दोस्तों पंजाब के कलनौर शहर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पंजाब के कलनौर, पंजाब के कलनौर शहर में दोस्तों इनका राज्याभिषेक हुआ था। अगर दोस्तों बात की जाएगी अकबर की, तो इनका संरक्षक कौन था दोस्तों? अकबर के संरक्षक का नाम दोस्तों था बैरम खां और बीरबल दोस्तों एक हिंदू मंत्री इनका प्रमुख दोस्तों क्या बहुत ही प्रिय था, बैरम खां। ध्यान रखेंगे संरक्षक कौन था? बैरम खां। अगर बात की जाए अकबर ने दोस्तों किस धर्म को चलाया था? दीन ए इलाही। दीन ए इलाही धर्म को चलाने वाला कौन है? सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। दीन ए इलाही धर्म को कौन चलाया? अकबर ने चलाया। साथ ही साथ में दोस्तों इसने दोस्तों क्या बनवाया? तो दीन ए इलाही धर्म इसने कब चलवाया था? ये भी कई बार पूछा गया। तो 1582 में। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अकबर ने दोस्तों एक इबादत खाना बनवाया था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, एक इबादत खाना बनवाया था और ये इबादत खाना इसने दोस्तों 1575 में बनवाया था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और अकबर दोस्तों दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला जो है अंतिम हिंदू दोस्तों कौन था? बीरबल था। प्रथम और अंतिम हिंदू कौन था? बीरबल था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और अकबर के दरबार में दोस्तों प्रसिद्ध संगीतकार कौन रहता था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो इनके दरबार का प्रमुख जो संगीतकार था जिसका नाम था दोस्तों तानसेन। दोस्तों तानसेन किसके दरबार का संगीतकार था? सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो तानसेन दोस्तों अकबर के दरबार का जो है संगीतकार था। दोस्तों अगला अकबर ने दोस्तों एक प्रथा चलाई थी जिसका नाम है दोस्तों मनसबदारी प्रथा। मनसबदारी प्रथा दोस्तों, मनसबदारी प्रथा, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों अकबर का जिस तरीके से पूरा सूपड़ा साफ हुआ, ठीक इसी तरीके से दोस्तों 9 तारीख को करंट अफेयर का सूपड़ा साफ होने वाला है। सभी दोस्त जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। हर एक क्वेश्चन को धुआं करने वाले हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। बिल्कुल एसएससी जीडी एग्जाम के लिए दोस्तों आप नस्ते नाबूद करके आने वाले हैं। जिस तरीके से भारतीय सेना के जवान दोस्तों एक जो है आतंकवादी का नस्ते नाबूद करते हैं, उन्हें दोस्तों धूल चटाते हैं, ठीक उसी तरीके से हर एक प्रश्न को आप नस्ते नाबूद करके आने वाले हैं। तो इसलिए आप सभी दोस्त जो है 9 जनवरी को हमारे साथ में जुड़ेंगे एक नए मोटिवेशन, जोश और उत्साह के साथ में। कहते हैं दोस्तों लक्ष्य हमेशा अर्जुन के बाण के जैसा होना चाहिए और हौसला हमेशा दोस्तों सीमा पर खड़े जवान के जैसा होना चाहिए। तो अपने हौसले और उम्मीद को हमेशा जिंदा रखिए और आगे बढ़िए दोस्तों, क्योंकि सिलेक्शन आपको पुकार रहा है। इस बार दोस्तों आप अपने माता पिता के सपने को साकार करके ही छोड़ेंगे, ये आप खुद से वादा करिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे और अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों भिलाई इस्पात संयंत्र की अगर बात की जाएगी तो भिलाई इस्पात संयंत्र दोस्तों भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना दोस्तों रूस के सहायता से की गई है। और साथ ही साथ में इसकी स्थापना कब की गई थी? 1955 में दोस्तों, 1955 में दोस्तों इसके सहयोग से की गई थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और दोस्तों इसकी स्थापना की अगर बात की जाएगी तो उस समय दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात की जाएगी, सभी दोस्त एक बार बताएंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं।
दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो यहाँ पर दोस्तों ये किस पंचवर्षीय योजना के समय में थी? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, दूसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय में ये हुई थी दोस्तों। दूसरी पंचवर्षीय योजना का समय कब से? 1955 से दोस्तों, 1955 से दोस्तों इसका समय 1961 तक था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। इसी बीच में दोस्तों भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न क्या, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न सही, एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। बताएंगे वाटरलू कहाँ पर स्थित है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। वाटरलू दोस्तों कहाँ पर स्थित है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों वाटरलू की अगर बात की जाएगी तो दोस्तों वाटरलू कहाँ पर है? इंग्लैंड में, फ्रांस में दोस्तों, या फिर दोस्तों स्पेन में, या फिर दोस्तों बेल्जियम में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी वाटरलू कहाँ पर स्थित, तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है बेल्जियम। दोस्तों कहाँ पर स्थित है? बेल्जियम में दोस्तों स्थित है। वाटरलू नामक एक प्रसिद्ध नगर है दोस्तों। वाटरलू क्या है? एक प्रसिद्ध नगर है, या दोस्तों कहाँ पर स्थित है? बेल्जियम में स्थित है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, बेल्जियम में स्थित है वाटरलू नगर। और दोस्तों बेल्जियम में ही दोस्तों एक प्रसिद्ध दोस्तों इतिहासकार हैं जिनका दोस्तों जन्म हुआ था। सभी दोस्त बताएंगे कौन है, इनका नाम क्या है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगला प्रश्न क्या है, कमेंट्स देखेंगे सभी दोस्त। निम्न में से किस प्रकार के उत्पाद के लिए CACP न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की सिफारिश करता है, बताएंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी दोस्त बताएंगे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है कृषि उत्पाद। दोस्तों कृषि उत्पाद के लिए दोस्तों CACP न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगला प्रश्न क्या है, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे अगला प्रश्न, और इसका सही आंसर सभी दोस्त बताने वाले। अगला प्रश्न है दोस्तों, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सर सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत भारत में किस वर्ष हुई है और किस अधिनियम के द्वारा हुई, दोनों चीज़ आपको बताना है। तो भारत, ऑप्शन ए है भारतीय काउंसलिंग अधिनियम 1892, या फिर दोस्तों मिंटो मार्ले एक्ट 1909, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार दोस्तों 1919, या फिर दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। फटाफट से सभी दोस्त लाइक और शेयर करेंगे। तो दोस्तों सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की अगर बात की जाएगी दोस्तों, किसकी बात की जाएगी? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। तो दोस्तों सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली दोस्तों इस पद्धति की शुरुआत दोस्तों मार्ले मिंटो एक्ट, ध्यान रखेंगे, मार्ले मिंटो एक्ट से दोस्तों इसकी शुरुआत की गई। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, मार्ले मिंटो एक्ट 1909। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, मार्ले मिंटो एक्ट 1909। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1920 में अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो बताएंगे निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना की है? सभी दोस्त बताएंगे अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई है? एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना दोस्तों भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई है। दोस्तों भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, भीमराव अंबेडकर। अब अगर बात की जाएगी दोस्तों भीमराव अंबेडकर की, दोस्तों भीमराव अंबेडकर दोस्तों इन्हें क्या कहा गया है? दोस्तों संविधान का जनक। अगर आपसे पूछा जाता है संविधान का जनक किसे कहा गया, तो संविधान का जनक दोस्तों भीमराव अंबेडकर को कहा गया। भीमराव अंबेडकर दोस्तों इन्हें बाबा साहेब के नाम से भी जाना गया। साथ ही साथ में दोस्तों अगर बात की जाएगी भीमराव अंबेडकर की, तो भीमराव अंबेडकर दोस्तों संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे? संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सभी दोस्त बताएंगे संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष दोस्तों कौन थे?
भीमराव अंबेडकर। दोस्तों कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं और इनके दोस्तों संस्थापक कौन है आपको कमेंट सेक्शन में बताना। यहाँ पर दोस्तों संस्था के बारे में बात की गई है, तो कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं दोस्तों जो कि बहुत बार आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है वेद समाज, वेद समाज दोस्तों संस्था के संस्थापक कौन थे कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, वेद समाज। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन दोस्तों इसके संस्थापक कौन है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है सभी दोस्त बताएंगे। साथ ही साथ में दोस्तों आपको बताना है, ये दोस्तों आपका बहुत बार पूछा गया फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक के दोस्तों कौन है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। समाज सेवा संघ, समाज सेवा संघ दोस्तों, समाज सेवा संघ दोस्तों संस्था के संस्थापक कौन है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। मित्र मेला दोस्तों, मित्र मेला संघ के संस्थापक कौन है। साथ ही साथ में आपको बताना है दोस्तों गदर पार्टी के संस्थापक कौन है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन है एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। खुदाई खिदमतगार दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार दोस्तों, खुदाई खिदमतगार इसके कौन है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सभी दोस्तों एक बार इसके सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों सभी दोस्तों एसएससी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर बात की जाएगी दोस्तों वेद समाज, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, वेद समाज की अगर बात की जाएगी तो श्रीधरालू नायडू, ध्यान रखेंगे नाम, श्रीधरालू नायडू दोस्तों इसके संस्थापक हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, श्रीधरालू नायडू दोस्तों इसके संस्थापक है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है इंडियन एसोसिएशन दोस्तों, इंडियन एसोसिएशन दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन है सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, इसके संस्थापक कौन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नाम याद रखेंगे दोस्तों, सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी दोस्तों इनको मिस नहीं करेंगे और याद कर लेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है इसके दोस्तों कौन है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक और साथ ही साथ में आज़ाद हिंद फौज दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज, तो इन दोनों के दोस्तों कौन है, सुभाष चंद्र बोस दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस का जन्म दोस्तों कटक उड़ीसा में हुआ था। और दोस्तों इनके जन्म दिवस पर कौन सा दोस्तों मनाया जाता है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। इनके जन्म दिवस पर दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, जितने सारे दोस्त जुड़े हुए एक बार सभी दोस्त बताएंगे सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस पर कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस। अगला दोस्तों समाज सेवा संघ बताएंगे, समाज सेवा संघ, तो समाज सेवा संघ दोस्तों इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है, समाज सेवा संघ के संस्थापक कौन है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताना है मित्र मेला, तो दोस्तों समाज सेवा संघ के हैं NM जोशी, ध्यान रखेंगे NM जोशी। अगर आपसे पूछा जाता है मित्र मेला, दोस्तों मित्र मेला के कौन है, विनायक सावरकर, कौन है, विनायक सावरकर। अगला गदर पार्टी के अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों गदर पार्टी में दोस्तों 3 प्रमुख लेख थे जिनके नाम याद रखेंगे, लाला हरदयाल, ध्यान रखेंगे तीनों नाम, लाला हरदयाल और दोस्तों काशीराम और सोहन सिंह, ध्यान रखेंगे 3 लोग हैं, लाला हरदयाल, काशीराम और दोस्तों सोहन सिंह, सोहन सिंह। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा गया है इसमें खुदाई खिदमतगार, तो दोस्तों खुदाई खिदमतगार के दोस्तों कौन है, खान अब्दुल गफ्फार खान। दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान दोस्तों ये खुदाई खिदमतगार, साथ ही साथ में दोस्तों इन्होंने लाल कुर्ती दल का नेतृत्व किया। खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान दोस्तों एक पाकिस्तानी व्यक्ति थे ये दोस्तों इन्हें दोस्तों सीमांत गांधी के नाम से भी जाना गया। तो सीमांत गांधी के नाम से दोस्तों कौन प्रसिद्ध हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है खुदाई खिदमतगार दोस्तों इसकी संस्थापक कौन है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। और साथ ही साथ में दोस्तों लाल कुर्ती दल का नेतृत्व किसने किया, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। पहले विदेशी नागरिक दोस्तों जिन्हें भारत रत्न सम्मान मिला है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे खान अब्दुल गफ्फार खान। तो 4 बातें बताई हैं, चारों याद रखना है आप सभी दोस्तों को। चारों दोस्तों कई बार आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। पहला भारतीय नागरिक, पहले विदेशी नागरिक जिसे दोस्तों भारत रत्न सम्मान मिला, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला दोस्तों आपका मैंने क्या बताया,
सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला दोस्तों, खुदाई खिदमतगार का नेतृत्व या फिर संस्थापक कौन है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे, जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। आप सभी दोस्त यहाँ तक सेशन में बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कहते हैं कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ तू है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। एक बार आप सभी दोस्तों को पुनः अवगत कराना चाहते हैं कि सभी दोस्त जो है 9 जनवरी, ध्यान रखेंगे 9 जनवरी को दोस्तों आप सभी का निमंत्रण है दोस्तों, आपके अपने ही घर में, अपने ही फैमिली में दोस्तों, ध्यान रखेंगे अपने ही घर में बैठ कर दोस्तों आप हमारा जो है निमंत्रण स्वीकार करें। और इसमें दोस्तों आप लोग आएंगे और एसएससी जीडी के सभी जितने सारे एस्पिरेंट हैं उन तक हमारे इस क्लास को दोस्तों ज़रूर पहुंचाएंगे। तो ये आपका करंट अफेयर की मैराथन होने वाली है। इसमें दोस्तों सभी विशिष्ट क्वेश्चन दोस्तों जो कि 2022 के विभिन्न एग्जामों में दोस्तों पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे सभी प्रश्न हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे और साथ ही साथ में सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।